लिया था साइंस में, कल हमने पढ़ लिया था प्लाव तक। आज हम क्या पढ़ेंगे, हो, ठीक है ना, HOE। ये जो है सिंपल टूल होता है। इस टूल की मदद से आप क्या करते हैं, आपके खेत में जैसे आपने गेहूं की खेती की है, लेकिन गेहूं के साथ साथ थोड़ी बहुत घास हो गई, उसमें बथुआ हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें जो आपने खुद से उगाई नहीं है लेकिन वो अपने आप उग गई हैं आपके खेत में, तो उन चीज़ों को आपको हटाना पड़ता है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो आपका मेन प्लांट को स्पेस नहीं मिल पाता है, तो उन प्लांट को, जो आपको अनवांटेड प्लांट हैं, जो आपने उगाए नहीं, बिना उगाए ही उग गए, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो आप इस टूल की मदद से आप क्या करते हैं, उन वीड्स को अपनी जो मिट्टी है वहाँ से बाहर निकालते हैं, अपनी मिट्टी से गायब करते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप अपनी मिट्टी को लूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको एक बड़ी सी रॉड होती है, कैसा होता है दिखने में, लकड़ी का बना हुआ होता है या फिर आयरन का बना हुआ होता है। अब तो आयरन का ही होता होगा, लकड़ी का पहले होता होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा बेंट रहता है ये प्लेट से। आपने वो देखा है, वो फावरा जिसे बोलते हैं, उस टाइप का होता, लकड़ी का होता है ना, वो नीचे से वो लगा तो उसी से खोद खोद के क्या करती है मम्मी, घास फास सब बाहर निकाल देती हैं, वो वही होता है ये। थोड़ा सा एक एंड पे ये फिक्स रहता है आपका। देखो यहाँ पे एक प्लाव दिख रहा है आपको, दो बैलों के बीच में, ये आपका प्लाव है। इसे आपको क्या कर रहे हैं, आप खेत में दो बैल की मदद से कर रहे हैं। और देखिए दिख भी रहा है आपको, प्लाव शाफ्ट कौन सा है, जो डंडी सी लगी हुई है ना, डंडी सी लगी हुई से जो इस तरीके का बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका प्लाव शाफ्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये देखिए ये आपका इसमें हो दिख रहा है आपको, हो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा आपको, फावड़ा जैसा, पूरा फावड़ा सा ही लग रहा है ये, है ना, लेटा हुआ फावड़ा है तो आपको पता नहीं चल पा रही होगी। इस फावड़े में आप इस वाले पार्ट से काट के ख़त्म करते हो जो बेंट हो रखा है, और इस वाले पार्ट को आप पकड़ने के लिए यूज़ करते हो, है ना। क्या काट के ख़त्म करते हो, जो आपके खेत में अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं, उन प्लांट्स को अपने खेत से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आज के समय आप कल्टीवेटर्स क्या कर रहे हैं, प्लाविंग कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं बेटा, ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं। ट्रैक्टर में पीछे क्या कर लेते हैं, वो उस मशीन को लगा लेते हैं, और मशीन क्या करता जाता है, इससे क्या होता है, आपको लेबर भी नहीं लगानी पड़ती और टाइम भी आपका बच जाता है, और ट्रैक्टर की मदद से आपके खेत का कल्टीवेशन में जो प्लाविंग होती है वो भी अच्छे से हो जाती है। तो आजकल लोग ट्रैक्टर चलवाते हैं, ना कि हल यूज़ करते हैं, ना हो यूज़ करते हैं, वो इनको यूज़ करके अपने खेत को लूज़ करते हैं और उसमें से अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सोइंग देखिए, सोइंग क्या होती है, सोइंग का मतलब क्या होता है, आपने पहले मिट्टी को क्या कर लिया, लूज कर लिया, उसके अंदर मतलब कि प्लाविंग कर ली। अब आप उस मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, बीज डालेंगे, क्या करेंगे, बीज डालेंगे। और बीज डालने से पहले आप क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी में अपने के जो बीज होते हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना। आपके बीज एकदम साफ़ होने चाहिए और हेल्दी सीड्स होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। फार्मर्स उनको सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सी क्वालिटी के बीज यूज़ करने, जिससे कि उनकी जो उपज है वो बहुत अच्छी हो, उनका जो यील्ड है वो बहुत अच्छा हो। अब देखो, अब फिर से सोनल आ जाती है, और सोनल क्या कहती है, सोनल अपनी बुद्धि चलाती है, स्माइल करते हुए, सोनल स्माइल करते हुए कहती है, वन डे आई सॉ माई मदर, एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि वो थोड़े से ग्राम सीड लेकर के गई और एक बोतल में पानी लेकर के गई, और ग्राम सीड और पानी को वो लेकर के गई, और थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या करा, उस सीड को फ्लोट किया और उसके आसपास क्या करा, पानी डाल दिया। यानी कि मम्मी ने, मेरी ने बीज डाला और उसके ऊपर पानी डाल दिया। मोस्टली ऐसे ही करते हैं, पहले बीज डाल देते हैं फिर उस जगह पे पानी डाल देते हैं। सोनल ने बोला, हाँ मेरे को याद आ रहा है, ऐसा ऐसा मेरी मम्मी ने किया था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बीकर लेना है, उस बीकर को आधा सा जो है हाफ फिल ऑफ पानी से डालना है, उसके अंदर आपको गेहूँ का मतलब कि बीज डालना है, ठीक है ना। और थोड़े दिन के लिए वेट करना है कि क्या उसके अंदर से पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, जो सीड, अगर आप पानी के अंदर बीज डाल देंगे तो आप खुद सोच के देखो, पानी के अंदर तो बीज बह जाएगा, रुकेगा तो है नहीं। बीज किस में रुकेगा, मिट्टी के अंदर रुकेगा, क्योंकि पानी तो लाइटर होता है और आपको कुछ चीज़ हैवी चाहिए, तो डैमेज हो जाएगा सीड पूरी तरीके से, और आपका जो बीज है पानी में फ्लोट करता रहे, किसी प्रकार कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, गुड मेथड क्या होता है, आप अपने गुड को, हेल्दी सीड्स को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्यों, अगर आपने खेत में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो बीज अलग हो जाएगा और आपकी मिट्टी अलग हो जाएगी, तो आप आसानी से उन बीजों को उस खेत के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बीज डालने से पहले क्या करते हो, उस जगह पे गड्ढा करते हो, गड्ढा करने के बाद बीज को डालते हो, फिर मिट्टी को ऊपर से उसके डाल देते हो, फिर थोड़ा सा पानी डाल देते हो, जिससे कि वो पेड़ अच्छे से उग करके आ जाए। ट्रेडिशनल टूल का मतलब क्या है, देखो आजकल तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, तो ट्रैक्टर वगैरह से कर लेते हैं। अब ट्रैक्टर वगैरह नहीं बने थे, उससे पहले हम कैसे करते थे, हमारे पारंपरिक टूल्स क्या होते थे। तो टूल जो हम यूज़ करते थे करने के लिए, फनल जैसा शेप का एक आपका टूल होता था, है ना। उसको हम क्या करते थे, उससे बीज वगैरह से भर देते थे और फिर उनको 2 या 3 बार पाइप के, उसके अंदर एक पाइप होता था, ठीक है ना। उसका डायग्राम बना हुआ होगा, देखो ये बना हुआ दिख रहा है। हम पहले इसको, ये आपको दिख रहा है ऐसे फनल टाइप का, इधर देखो,
ये दिख रहा है, ये फर्नल टाइप का है, इसमें ये नीचे पाइप लगा हुआ है, पाइप को जमीन के अंदर गाड़ दिया है और फिर इस फर्नल में से क्या कर रहे हो आप, बीज को डाल रहे हो जिससे कि बीज अंदर तक चला जाए मिट्टी के, है ना। उसके बाद तो इसको बाहर निकालोगे तो मिट्टी अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो इसको यूज़ करते तो लोग पहले बीज को डालने के लिए मिट्टी के अंदर, ठीक है। हम तो भाई हाथ से ही थोड़ा सा गड्ढा करके डाल देते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी खेती के जो बीज होते हैं उनके लिए इस फर्नल को यूज़ करते हैं। इसको गाड़ देते हैं पहले, फिर इसके अंदर बीज डालते हैं, सीधा पाइप से बीज होकर जमीन के अंदर चला जाता है, फिर पानी डाल देते हैं खेती के लिए, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये देखो ये सीड ड्रिल बना हुआ है, ये भी सीड ड्रिल का काम करता है, ये जो हल जैसा आपका बना हुआ है, यानी ठीक है ना। सीड ड्रिल क्या होता है, आज के टाइम पे सीड ड्रिल को यूज़ करते हैं आप अपने ट्रैक्टर के अंदर, होता है ट्रैक्टर के अंदर। ये सीड ड्रिल क्या करता है, छेद करते हुए चला जाता है और ऊपर से क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं उसके अंदर बीज डालते हुए चले जाते हैं। यानी सीड ड्रिल आगे आगे जाता है छेद करते हुए, है ना, होल करते हुए, और पीछे से लोग जाते हैं उसमें बीज डाल देते हैं, ठीक है ना। इक्वल, इससे क्या होता है इक्वल डिस्टेंस देखते हैं, इक्वल डेप्थ देखें, ऐसा नहीं कि बगल बगल में ही सारे बीज डाल दिए तो आपके एक साथ सारे प्लांट में तो अच्छे से नहीं होंगे। एक डिस्टेंस पे बीज डाला जाता है, एक बीज इधर तो थोड़ी दूरी पे दूसरा बीज, फिर उससे थोड़ी दूरी पे दूसरा बीज, इस तरीके से डाला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करता है। उस दूसरी बात क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने बीज डाल दिए, बहुत देर तक आप मिट्टी को भरने नहीं आए, तो बीज बर्ड्स वगैरह लेकर के भाग जाती हैं, खा जाती हैं उसको। तो आपको जैसे ही बीज डालना है उसको तुरंत बाद ही आपको उसके ऊपर से मिट्टी भी डालनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि बीज डाल के आपने छोड़ दिया तो बर्ड्स वगैरह उसको ले जाती है। तो बर्ड्स की प्रोटेक्शन वगैरह से भी ऐसा किया जाता है। कभी कभी छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उन पूरे प्लांट को बर्ड्स उखाड़ के ले जाती है जड़ के साथ। अब देखो प्रियांशु आ गया दोबारा से। प्रियांशु क्या कहता है कि देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। नर्सरी में बताया तुम लोगों क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए होते हैं, है ना, बेचने के लिए लोग रख के रखते हैं प्लांट्स वगैरह को। तो बोलता है कि एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास में, और मैंने वहाँ पे बहुत छोटा सा प्लांट देखा था और मैं उसे अपने बैग में रख करके ले आया। बस प्रियांशु यही काम करता है, उस प्लांट को अपने बैग में रख करके ले आया और अब बोल रहा है कि मैंने वाई आर देख ये लोग ऐसे क्यों प्लांट को छोड़ रहे हैं नर्सरी के अंदर, ना तो जमीन के अंदर गाड़ रहे हैं, अभी छोटे से प्लांट को तो उन्होंने रख रखा है। ऐसा सोनल का दिमाग चला, सॉरी प्रियांशु का, सोनल तो होशियार है ही, वो सारे क्वेश्चन का जवाब दे देती है फटाक से। उसने फिर से जवाब दिया, उसने बोला देखो प्रियांशु तुम बुद्धि मत चलाओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो उसने क्या बोला सोनल ने कि कुछ प्लांट के जो सीड्स होते हैं ना, जैसे कि पैडी, उनके हम सीड्स नहीं लगाते, उनके हम प्लांट ही लगाते हैं, इसीलिए हम उनके बीज नहीं रखते। हम उनको उगाने के लिए क्या रखते हैं, नर्सरी के अंदर खुद प्लांट ही रखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं, सैंडलिंग करते हैं और फिर उन जगह पर बीज की जगह पर क्या करते हैं, हम उन प्लांट को लगा देते हैं। ऐसा हम बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए भी करते हैं और फॉरेस्ट प्लांट के लिए भी करते हैं। इसलिए नर्सरी के अंदर ये बीज न रख करके प्लांट को रखा जाता है। फिर सोनल ने तब उसको प्रियांशु को समझा दिया और प्रियांशु सब कुछ समझ गया और प्रियांशु फिर समझ के होशियार हो गया, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो बीज है आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बीज रख दिया उसके बगल में ही दूसरा बीज रख दिया, नहीं। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। ओवर क्राउडिंग मतलब एक ही जगह पे 10 प्लांट नहीं लगाने हैं, तो 10 प्लांट की जड़ें कहाँ जाएंगी। इसी वजह से एक जगह पर एक बीज, थोड़ी दूरी पर दूसरा बीज, थोड़ी दूरी पर दूसरा बीज, जिससे कि उनकी जड़ें पूरी फैल जाए उतने तक, ठीक है। तो प्लांट अलाउ करते हैं क्या, अगर प्लांट को तुम अच्छी सप्लाई चाहते हो, अच्छे प्लांट चाहते हो, तो आप प्लांट को क्या होना चाहिए, प्लांट को पहली बात तो सनलाइट मिलनी चाहिए, धूप आनी चाहिए प्लांट पर, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए। कहाँ से मिलता है, ये सब कुछ उसे मिट्टी से मिलता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे प्लांटों को हटाना पड़ता है उनको, जिससे कि ओवर क्राउडिंग से बचा सकें। अब हम चाहते हैं कि हमारी खेती में बीज तो डल गया, अब हम चाहते हैं कि हमारी खेती जल्दी बड़ी हो जाए और अच्छी हो, घनी हो, तो हमें उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, हमें उसके अंदर डालने पड़ेंगे बेटा मैन्यूअर और फर्टिलाइजर, ऐसे सबस्टेंस जो हम अपनी मिट्टी में डालते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपनी मिट्टी को हेल्दी करना चाहते हैं और हम अपनी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे सबस्टेंस जो हम मिट्टी में इसलिए डालते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी हेल्दी हो जाए और हमारी मिट्टी के अंदर जो प्लांट हो रहे हैं वो प्लांट भी हेल्दी हो जाएं, घने हो जाएं। उन न्यूट्रिएंट्स को ही हम मैन्यूअर फर्टिलाइजर कहते हैं, दोनों में अंतर होता है। मैन्यूअर, अब देखो फिर से प्रियांशु का दिमाग चला, प्रियांशु बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्रियांशु ने फिर से बोला मैंने एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो होते हुए देखा था एक फार्म के अंदर, मेरे पड़ोसी हैं उनका एक फार्म है, वहाँ पर एक प्लांट बहुत वीक था। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और कुछ प्लांट मरे से रह जाते हैं। प्रियांशु का फिर से दिमाग चला, ठीक है ना। अब इसके प्रियांशु के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब सोनल नहीं आई है, सोनल ने कहा मैं ही देती हूँ क्वेश्चन का आंसर, बार बार तू बार पूछने आ जाता है, अब तू खुद से ढूंढ। उसने बोला चल ठीक है। तो किताब आंसर देती है क्या, प्रियांशु के क्वेश्चन का। क्या कहती है किताब कि सॉइल जो है वो क्या करती है, मिट्टी के अंदर क्रॉप प्लांट्स के अंदर अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है।
ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो किसी किसी जगह पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फार्मर क्रॉप को देते हैं, अपने क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, तो वहाँ के प्लांट तो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी ज़मीन है जो काफ़ी लंबे समय से फैलो पड़ी हुई है, जहाँ पर किसी जगह की बहुत सारे लोगों ने कभी खेती की नहीं, या फिर उन्होंने कभी बहुत सारे टाइम से वहाँ पर खेती ही नहीं करी, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, उसको फैलो छोड़ रखा है, तो उस जगह के जो प्लांट है वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाते। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं ना, अगर हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, डेली तो नहीं बोलते, सॉरी, हर साल अगर हम खेती करें एक ही ज़मीन पर, तो उस ज़मीन के जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, डिप्राइव होने लगते हैं। तो फार्मर क्या करता है, अपनी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए, वो खत्म ना हो इसके लिए उनके अंदर क्या डालता है, मैन्यूअर डालता है, जिससे कि उसकी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स जो है रिप्लेस होते रहे, वो कभी भी खत्म ना हो, उसकी मिट्टी अनकल्टिवेटेड ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम मैन्यूअरिंग कहते हैं। यानी कि हम अपनी मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए उसके अंदर जब मैन्यूअर को ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मैन्यूअरिंग कहते हैं, है ना। अगर प्लांट के अंदर जो मिट्टी है, प्लांट जिस मिट्टी में हो रहा है, अगर वहाँ पर इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूअर्स को अगर हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, प्लांट आपका वीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लांट के वीक होने की वजह क्या होती है, ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को मैन्यूअरिंग कहते हैं। और अगर किसी मिट्टी जहाँ पे आपने प्लांट लगाया उस मिट्टी के अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना, इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है, तो फिर वहाँ पे जो प्लांट होगा वो भी वीक होगा। तो प्रियांशु को आंसर मिल गया। कहीं प्लांट वीक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर मैन्यूअर अवेलेबल नहीं होते, तो वो मिट्टी वीक हो जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो प्लांट भी अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो मैन्यूअर क्या है, अब मैन्यूअर की डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लेना। मैन्यूअर क्या है, मैन्यूअर इज एन ऑर्गेनिज्म, मैन्यूअर इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, तो सॉरी, ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिक। तो मैन्यूअर क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको आप प्लांट या एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त करते हो। जो प्लांट का वेस्ट होता है और एनिमल का वेस्ट होता है, जब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, तब आप उसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैन्यूअर के रूप में। ठीक है, तो फार्मर क्या करता है, उसी सब्सटेंस को, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को काफ़ी लंबे समय तक फैलो लैंड में छोड़ देता है डिकम्पोज होने के लिए। और जब वो डिकम्पोज हो जाता है, तो वो डिकम्पोज होता क्यों है, उसके डिकम्पोजिशन में मदद कौन करता है, उसके डिकम्पोजिशन मदद करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मैन्यूअर, उस प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज होने में मदद करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो फिर उसी मैटर को हम ऑर्गेनिक मैन्यूअर के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी में एक वर्ड आता है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसको आप क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ा होगा। जो आपके अर्थवॉर्म की मदद से जो आपकी जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट डिकम्पोज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको मूंग और ग्राम के सीड्स लेने हैं, आपको इनको धुलना है, धुलने के बाद में आप इसे कपड़े से बांध करके कहीं रख देना है, इसमें सीडलिंग्स होने लग जाती हैं, या पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसमें देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट की वही जो एक्सपेरिमेंट जो ऊपर एक्टिविटी है ना, लोग एक्सपेरिमेंट करके उसे देख रहे हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, सीडलिंग करने के, मैन्युअल फर्टिलाइजिंग करके देखा है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्वेश्चन है कि क्या प्लांट जो है वो ग्लासेस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप आगे देखिए। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्यूअर क्या होते थे बेटा, मैन्यूअर वो होते थे जो आपके प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन के मदद से बनते थे, है ना। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट किसका फॉर्मेशन होता है, मैन्यूअर का। और फर्टिलाइजर एक केमिकल होता है, इसका मतलब मैन्यूअर आपका नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर आपका केमिकल होता है। इसके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आप इसके अंदर कुछ केमिकल्स को ऐड कर देते हैं। इसी वजह से फर्टिलाइजर कहाँ पर बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल अच्छे से याद करो। फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल आपका यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, एनपीके है यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में आप फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपने फार्मर्स को बेटर यील्ड प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि उनकी खेती बहुत अच्छी, बहुत घनी हो, उनको यील्ड ज़्यादा मिले। वीट, पैडी और मेज़ में मोस्टली आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, गेहूं में, धान में और बाजरे वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनमें। अगर आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा कर दिया तो उससे आपकी मिट्टी अनफर्टाइल भी हो सकती है, लेस फर्टाइल भी हो सकती है, अगर आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा करा है। फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हो तो आपको उससे क्या होता है, पानी का सॉल्यूशन मतलब वाटर जो होता है वो पॉल्यूशन हो जाता है उसमें पानी में, यानी फर्टिलाइज़र की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करा है तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है और सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कम हो जाती है। इसी वजह से हमें फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑर्गेनिक मैन्यूअर का यूज़ करें फर्टिलाइजर के साथ में, और जिससे कि लैंड आपकी अनकल्टिवेट ना हो पाए। ठीक है, आप क्या करें, फर्टिलाइजर के साथ ऑर्गेनिक मैन्यूअर का यूज़ करें।
उसके बाद मैन्योर आपका इंप्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट्स में जो मिलके बने उनके टेक्सचर को ये चेंज करता है, उनमें आपका ये उनके अंदर आपके टेक्सचर में इंप्रूव्स करता है। दूसरा मेथड क्या होता है, रिप्लेंसिंग का। रिप्लेंसिंग का मतलब समझ लो, रिप्लेंसिंग मतलब क्या है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, अगर खो गई है तो उसे दोबारा से रिप्लेस करना, दोबारा से बनाना। ये हम क्रॉप रोटेशन की मदद से कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी कम ना हो तो हम एक ही क्रॉप को बार बार उगाने की जगह पे क्रॉप को रोटेशन कर सकते हैं। हम कभी किसी क्रॉप को उगाएं, कभी किसी क्रॉप को, कभी गेहूं उगाएं तो कभी चावल उगाएं तो कभी मेज उगाएं। हम इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप की अपनी सॉइल की रिप्लेनिशिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप ग्रोइंग कर रहे हो डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली, अगर आपने अर्लियर देखा होगा तो जो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, फोडर जो होता है, फोडर के रूप में जो आपके क्रॉप का वेस्ट होता है वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो वीट वगैरह का या किसी का वेस्ट आता है उसको यूज़ करते हैं, और वो अपनी सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए अपनी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन की मदद करते हैं। फार्मर ज़्यादातर अपनी इन प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने एक राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को पढ़ा होगा। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है ना, ये प्लांट के नोड्यूल्स में, प्लांट की जो रूट्स होती है उनके अंदर रहता है, और ये प्लांट के अंदर रूट्स के अंदर रहता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को पहुंचाने का काम करता है। यही राइजोबियम बैक्टीरिया जो नोड्यूल्स के अंदर फिक्स रहता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपके डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजर में और मैन्योर में। अगर एक नज़र में डिफरेंस अगर देखना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स की मदद से देख सकते हैं। पहला कि फर्टिलाइजर आपका मैन मेड होता है और ये इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक मतलब आप नहीं इसे बनाती, इसको फैक्ट्री बनाती है, इसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं होता, इसीलिए इसे इनऑर्गेनिक बोला गया है। और दूसरी बात ये मैन मेड होता है। मैन्योर आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग या प्लांट रेसिड्यू से बना जाता है। फर्टिलाइजर आप फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, मैन्योर आप किसी फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर आप एनिमल और प्लांट के वेस्ट को छोड़ देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से डिकम्पोज होने के लिए। फर्टिलाइजर जो होता है ये आपका किसी प्रकार का सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है, और मैन्योर आपका जो होता है वो सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब फर्टिलाइजर के अंदर होता है एनपीके। मैन्योर थोड़ा सा लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, एक ही नज़र में आपको डिफरेंस याद आ जाएगा। अब आपको देखना है एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स क्या क्या होते हैं। पहला एडवांटेज होता है कि अगर आप मैन्योर को यूज़ करेंगे तो आपकी जो फर्टिलिटी है अच्छी रहेगी। मैन्योर बेटर होता है फर्टिलाइजर से, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये क्या करता है, पानी की सॉइल के अंदर जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, सॉइल की जो पानी को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ये उसको इंक्रीज कर देता है। ये मिट्टी को पोरस बनाता है, जिसकी मदद से मिट्टी के अंदर गैसेस भी इजीली चली जाती है। पोरस मतलब समझ रहे हो ना, छेद हो जाते हैं तो मिट्टी के अंदर गैस इजीली चली जाती है। दूसरी बात, ये फ्रेंडली माइक्रोब होता है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से इंक्रीज रहते हैं, तो ये मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फ्रेंडली नेचर को बढ़ा देता है। दूसरी बात, ये सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। सॉइल जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उनको कंपोनेंट्स को हेल्दी करता है। अब इरिगेशन क्या होता है, आपको पता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबको पानी की जरूरत पड़ती है, और हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए लाइव रहने के लिए, उनको अपनी प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए पानी चाहिए। वो पानी जो है, पानी कौन आपका एब्जॉर्ब करता है, पानी जो है वो प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब करती है ना। पानी के साथ में मिनरल्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं। वो पानी, अगर प्लांट मिनरल्स और फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं तो पानी की मदद से कर पाते हैं। पानी की मदद से ही सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, पानी की मदद से ही प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फर्टिलाइजर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और प्लांट्स जो होता है ऑलरेडी 90% पानी को कंटेन करता है। पानी जो है बहुत ज़रूरी है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स करने के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स भी नहीं होगी, प्लांट उगेगा ही नहीं। इसीलिए हम बीज को डालने के बाद वहाँ पर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर डिजॉल्व रहते हैं, इस वजह से अगर आपको न्यूट्रिएंट्स पानी के रूट से लेकर के टिप तक पहुँचाने हैं तो वो काम भी आपका पानी ही करता है। पानी जो होता है आपका, पानी आपका क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है कि फ्रॉस्ट से और हॉट एयर करंट से, जो गरम एयर करंट चल रही है उनसे भी मदद करता है, रोकने उनसे प्रिवेंट करने में मदद करता है। पानी जो होता है मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को बना करके रखता है, क्रॉप को आपकी को हेल्दी बनाता है, क्रॉप को ग्रोथ को इंक्रीज करता है। और फील्ड के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होना भी नहीं चाहिए, लेकिन पानी की ओवरऑल कैपेसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप अपनी क्रॉप को पानी दे रहे हैं और रेगुलर दे रहे हैं, पर्टिकुलर इंटरवल पर दे रहे हैं, तो आपका वो इरिगेशन होता है। इरिगेशन की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो टाइम और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो इरिगेशन होता है उस पर पानी की अलग अलग टाइम की, अगर अभी गेहूं की खेती है तो उसको अलग टाइम पे पानी चाहिए। तो क्रॉप के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो यानी पानी दे रहे हैं इसी अपनी मिट्टी को, तो वो इरिगेशन है। समर जो होता है, समर सीजन में जो फ्रिक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो हाई होती है। अगर आपने पानी होगा तो उसमें एवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा।
प्रियांशु फिर से आ जाता है। प्रियांशु क्या बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ जब मैं प्लांट्स को पानी देता हूँ समर सीजन के अंदर, क्योंकि समर सीजन में पानी जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पानी समर सीजन में एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, प्लांट के पास में कम रहता है। इसलिए मैं गर्मियों में पानी ज़्यादा देना चाहिए अपने प्लांट्स को, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। आप इरिगेशन कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, तो आपको इरिगेशन करने के जो सोर्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला आपका होता है आप कुएं से पानी लेके आ सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है कि आप ट्यूबवेल से पानी लेकर के आ सकते हो। तीसरा आप पॉन्ड से कर सकते हो, लेक से कर सकते हो, रिवर से कर सकते हो, डैम से कर सकते हो, कैनल से कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे तरीके होते हैं आपको इरिगेशन करने के लिए, क्योंकि ये सारे तरीके आपको पानी प्रोवाइड कराते हो, इनकी मदद से आप पानी क्रॉप के फील्ड के अंदर ले जा सकते हो, ठीक है ना। ये इरिगेशन करने के बहुत सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, मेथड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है डायग्राम में। पहला आपका मोवट है जिसमें आप कुएं से पानी निकाल करके डाल रहे हो। एक आपका चेन पंप है जिसमें आपने पानी एक फील्ड में लगातार डायरेक्ट डाल रहे हो। एक आपका क्या है ढेकली है, ढेकली से पानी डाल रहे हो। एक आपका क्या है राहट है, राहट यानी कि जो बैल है उसको बांध रहे हैं और बैल चारों ओर घूम घूम करके क्या कर रहा है, पानी को प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सारे तरीके हैं जो आपके क्या हो रहे हैं, इरिगेशन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आप इरिगेशन करने के लिए यूज़ करते थे। सारे के सारे मेथड ट्रेडिशनल है, चाहे वो मोट जिसको पुलिंग सिस्टम कहते हैं, चाहे वो चेन पंप हो जिसमें आप कैटल का यूज़ करते हैं, ह्यूमन लेबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चीप होता है, बहुत सस्ता होता है और एफिशिएंट भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो चेन वाला है आपका, ढेकली वाला है, ठीक है, ठेकली अगर आप कर रहे हैं, राहट यानी कि लेबर सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है इरिगेशन करने के, जो पहले पारंपरिक रूप में यूज़ होते थे। अब क्या चल रहा है, अब आपका डीजल से चल रहा है, बायोगैस चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो आप इस सब की मदद से आप क्या करते हैं, पंप करते हैं, क्योंकि अब आप मॉडर्न एरा के अंदर आ चुके हो। जो मॉडर्न मेथड है ना इरिगेशन के, उनमें आपका सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप पानी का छिड़काव करते हैं। जो अनइवन लैंड होती है वो सफिशिएंट होती है, तो पानी अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स डालते हैं और परपेंडिकुलर पाइप्स डालने के बाद में उन पाइप्स को रोटेट करवाते हैं और फिर वो रोटेट करते हैं तो रेगुलर इंटरवल पे पानी उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। जो आपका मेन पाइप होता है वो बहुत प्रेशर में होता है, पंप की तरह यूज़ करता है, फिर वो रोटेट कर करके पूरे क्रॉप के फील्ड के अंदर पानी को क्या कर देता है, स्प्रिंकल कर देता है, ठीक है ना। और स्प्रिंकल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक लॉन में, एक कॉफ़ी प्लांटेशन के अंदर, इन सब के अंदर हम स्प्रिंकल यूज़ करते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है, या फिर पानी उनकी जड़ों के अंदर या प्रॉपर चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ करते हैं। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अंदर पानी की एक भी बूंद हम वेस्ट नहीं होने देते, पानी को प्रॉपर क्या करते हैं, हम उनकी रूट्स तक पहुँचाते हैं। पानी की एक एक बूंद उनके रूट्स तक जाती है, इसको कहते हैं हम ड्रिप सिस्टम। जब हम पानी को प्रॉपर उनके रूट्स तक पहुँचाएं ड्रॉप डाल करके, तो उसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है वाटरिंग फ्रूट्स की, ठीक है ना। पानी में जो फ्रूट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, प्लांट्स गार्डन ट्रीज में जो प्लांट्स हैं इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और पानी जहाँ पर पानी बहुत कम होता है वहाँ पर हम ड्रिप सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें बेटा हम क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं सारे प्लांट्स तक और पाइप के अंदर से एक छोटा सा छेद कर देते हैं, पानी डायरेक्टली क्या जाता है, प्लांट के रूट के अंदर जाता है, कहीं पर भी वेस्ट नहीं होता। आपको डायग्राम बना हुआ है, आप उसमें ड्रिप सिस्टम को देख सकते हैं, बाकायदा आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अगर आप अपने खेत को वीड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वीड्स का प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, जो अनवांटेड प्लांट आपके खेत के अंदर आ गए हैं, जो आपके प्लांट में आपने उगाए नहीं थे लेकिन ज़बरदस्ती उग करके आ गए हैं, तो आप उन प्लांट को हटा सकते हैं। उन प्लांट को हटाने के लिए आप देखो वीड की डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको याद कर लेना। मैंने बताया था किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो ग्रो हो गए, जो आपने ग्रो नहीं करे थे, आपकी क्रॉप के साथ अनडिजायरेबल तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके ग्रो होकर के आ गए हैं, उन अनडिजायरेबल प्लांट्स को ही आप क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप वीड्स को हटा सकते हैं। वीड को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको वीडिंग कहते हैं। वीडिंग बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर वीड को अगर आपने नहीं हटाया तो आपकी जो क्रॉप आपने खेत में उगाई है उसको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह उसकी कम हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी, उसको स्पेस कम मिलेगा, पानी वीड्स ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी वीड्स कंपोज कर लेंगे, स्पेस भी ले लेंगे, लाइट भी ले लेंगे, तो जो आपने क्रॉप ग्रो करी है उस पर क्या पड़ेगा बेटा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से हम वीड को क्या कर देते हैं, वहाँ से हार्वेस्ट कर देते हैं। इसका एक तरीका होता है कि हम पॉइजनस कर देते हैं। दूसरी बात क्या, जब हम वीड्स को वीडिंग की मदद से यानी किसी केमिकल को डाल करके हम वीड्स को वहाँ से हटाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो खाना है, जो हमारा क्रॉप है, वो क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर क्या करते हैं, वीड्स को हटाने के लिए अपनी उसको तो जब वो वीड्स को हटाते हैं, क्योंकि अगर वो वीड्स को नहीं हटाएंगे तो उनकी ग्रोथ कंट्रोल हो जाएगी उनकी क्रॉप की, तो क्या करते हैं, कभी कभी तो वो टिलिंग करते हैं, यानी कि खुरपी वगैरह से हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं उनको, या फिर जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, ठीक है ना, या फिर मिट्टी के अंदर किसी प्रकार कोई सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो रिमूव करने के लिए वीड्स के बहुत सारे तरीकों को वो यूज़ करते हैं ना। तो अब ये वो कब करते हैं, जब वीड्स पर कोई फ्लावर आता है उससे पहले ही वो वीड को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। मैनुअल रिमूवल जो होता है उसका मतलब क्या है, फिजिकल रिमूवल करें, यानी कि आप उस वीड को जड़ से उखाड़ रहे हैं अपनी हाथों से, किसी खुरपी से आप उखाड़ के ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, आपका अपरूट वीड्स होता है,
अप्रूव्ड वीड्स होता है, ठीक है ना। तो वीड्स को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं केमिकल की मदद से, अगर आपने वीड को हाथ से हटाया है, खुरपी से हटाया है, अपने हाथ से उखाड़ के फेंका है, खुरपी से उठा के फेंका है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने वीड्स को किसी केमिकल की मदद से उठाया है, उखाड़ के फेंका है, केमिकल की मदद से अपने वीड को अपने प्लांट के एरिया में से उखाड़ के फेंका है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो केमिकल आपका वीडीसाइड कहलाएगा। जैसे कि आप वीडीसाइड का एग्जांपल जरूर याद रखें, आप टिक कर लें 2,4-D, ये आपका एक वीडीसाइड है, एक प्रकार का केमिकल है जो आप खेत में डाल देते हैं और ये क्या करता है, वीड्स को हटाने में मदद करता है। ये एक तरीके का स्प्रे जैसा होता है, आप इसको अपने छिड़क देते हैं अपने खेत के अंदर, तो सारे वीड्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, सारे वीड्स किल हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपकी क्रॉप का किल नहीं करता, आपकी क्रॉप को डैमेज नहीं करता। तो ये वीडीसाइड्स आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं स्प्रे की मदद से, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए आपका ये इसमें दिख रहा है कि ये स्प्रेइंग, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है वीड्स को, क्या कर रहा है, ये स्प्रे कर रहा है आपके खेत के अंदर से वीड्स को हटाने के लिए। आपने पहले ही मेंशन करा था, वीड्स को क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं जिससे कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है प्लांट की, जो वीड्स के प्लांट है उनकी रुक जाए, उन पर फ्लावर और सीड्स नहीं है और फिर वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए, ठीक है ना, जिससे फार्मर की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या केमिकल्स को हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे प्लांट्स जो है या प्लांट्स के अंदर जाएंगे और फिर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, तो ये हार्म भी करता है। हार्वेस्टिंग आपका लास्ट टॉपिक होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि अब आपकी क्रॉप ग्रो हो चुकी है, पूरी तरीके से पक चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब आपको उसे क्या करना है, कट करना। तो जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद जब आप उसे कट करते हैं अपने फील्ड के अंदर से, तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग जो क्रॉप होती है ग्राउंड के अंदर, 3 से 4 महीने के बाद क्रॉप जो होती है वो मैच्योर हो जाती है। इसको ज़्यादा से 3 से 4 महीने लगते हैं किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए, खासकर सीरियल्स क्रॉप को मैच्योर होने के लिए, ठीक है ना। 3 से 4 महीने में जब मैच्योर हो जाती है तब आप क्या करते हैं, उनको काटते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, सिक्कल की मदद से करते हैं। ये आपको दिख रहा है एसिया टाइप का, एसिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिक्कल बोलते हैं। आपका जो एसिया होता है वो सिक्कल होता है। तो आप जिस मशीन से उसको काटते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं बेटा, उस मशीन को बोलते हैं आप हार्वेस्टर। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर की मदद से आप अपनी जो खेती में से जो प्लांट आपने उगाए आप उनको सेपरेट कर देते हैं, उनको आप वहाँ से निकाल देते हैं। उनको निकालने के बाद बेटा आप उसे सफाई करने के लिए ले जाते हैं। उसमें से क्या होता है, गेहूं के अंदर बाल अलग होती है, गेहूं अलग होता है, तो आप गेहूं के अंदर से गेहूं को अलग करते हैं, बाल को अलग करते हैं, तो ये आपके क्या कहलाता है बेटा, ये आपका थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है ना। आप उसको साफ कर करके मशीन की मदद से गेहूं के अंदर से बाल को निकालते हैं, गेहूं को अलग कर देते हैं, तो ये आपका थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग की मदद से ही क्या करते हैं आप अपने हार्वेस्टर में से थ्रेशर की यूज़ करके आप अपने खेत में से जो आपने काटा है उसमें से जो आपका बीज, आपकी जो मेन क्रॉप है, आप करते क्या है, उसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी कर दो। तो ये हार्वेस्टर वाली मशीन बेटा इसमें शो हो रही है आपकी, ठीक है ना, ये हार्वेस्टिंग कर रहा है और थ्रेशिंग की मशीन अलग होती है। हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी हम उसको फील्ड में छोड़ देते हैं स्टब होने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने ऊपर से काट लिया, नीचे की लकड़ियाँ छोड़ दी हैं, फिर उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं। सोनल बता रही है ये इन्फॉर्मेशन हमको, आग लगा देते हैं। तो उस आग लगाने से आपका खेत तो साफ हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर तो, लेकिन जो उस आग से जो धुआं निकलता है ना वो पॉल्यूशन कर देता है, ठीक है। अब विनोइंग देखो, विनोइंग क्या होती है, फार्मर क्या करते हैं, उस जो आपने काटा है उसमें से जो आपने ग्रेन्स निकाला है थ्रेशिंग की मदद से, उस ग्रेन्स की सफाई करने होता है, उसको सेपरेशन करना होता है, उसको क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। यानी कि शेफ के अंदर से ग्रेन्स को निकालना, अपने होल्ड में आपने जो उसमें डाल दिया है उसके अंदर से गेहूं को निकालना, उसको क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब आपका एंड स्टेप क्या बचता है, आपका एंड का स्टेप बचता है बेटा हार्वेस्ट फेस्टिवल। देखिए जब बहुत सारी जगहों पे जब आपका खेती कट जाती है 4-5 महीने के बाद में, तो वो बहुत ही गोल्डन फील्ड होता है, तो लोग उस खुशी में बहुत सारे त्योहार्स बनाते हैं, है ना। तो स्पेशल फेस्टिवल है जो आप मेनली कब बनाते हैं, जब आपकी जो फसल होती है वो कटती है, वो आपको त्यौहार याद रखने हैं बस। वो त्यौहार कौन सा है, पहला है पोंगल जो तमिलनाडु मनाया जाता है, उसके बाद है बैसाखी जो पंजाब में हरियाणा मनाया जाता है, होली आपका नॉर्थ इंडिया मनाया जाता है, दिवाली है, नबन्या है, बिहू है, ये सारे ऐसे फेस्टिवल है जो आप हार्वेस्टिंग के टाइम पर मनाते हैं। होली, दिवाली, बैसाखी, ठीक है ना, होली है, दिवाली है, नवन्या है, बिहू है, बैसाखी है और पोंगल है, ठीक है। उसके बाद आपका बचता है स्टोरेज। जो भी आपने उगाया है अपने खेत के अंदर, जो भी आपने काटा है काफ़ी लंबे समय से, आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको सेव करेंगे। सेव किससे करेंगे, मॉइस्चर से सेव करेंगे, पानी ना पड़ जाए, पानी पड़ता है तो चीज़ें सड़ जाती हैं, कोई इंसेक्ट ना आ जाए, कोई रेट ना आ जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब ना कर दे, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको सेव करते हैं। तो जो आपका हार्वेस्ट किया हुआ कटा हुआ ग्रेन है, आप उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उसको सेव करें। आप उसको फ्रेशली हार्वेस्ट करने के बाद में स्टोर करेंगे और गीला होने से पहले स्टोर करेंगे, गीला ना हो पाए वो,
है ना, कोई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए। अगर उसने ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर दिया तो वो खाने के लायक नहीं बचेगा और फिर वो क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा, फिर बिकेगा भी नहीं, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम उसकी प्रॉपर स्टोरिंग की व्यवस्था करते हैं, है ना, उससे रिड्यूस कर उसका पहले सबसे पहले हम उसको सुखा लेते हैं अच्छे से, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे, मॉइस्चर नहीं रहे। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और प्रिवेंट हम उससे किससे करते हैं, इंसेक्ट से करते हैं, बैक्टीरिया से करते हैं और फंगी से करते हैं, ठीक है ना। इसने बोला है, लड़की बोल रही है सोनल बेचारी, ये बोल रही है कि मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि हमने क्या करा है, नीम की पत्तियों को वो क्या करती हैं, वीट वाले गेहूं के वाले में डाल देती है, क्योंकि जिससे कि नीम की पत्ती की मदद से जो बैक्टीरिया है वो क्या करे, उस हमारे गेहूं के कंटेनर को खराब ना कर दे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जूट के बैग इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप को क्या करने के लिए, अपनी क्रॉप को स्टोर करने के लिए। जूट के बैग यूज़ करते हैं, मेटलिक बिन्स को यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं सिलोज और ग्रेनरीज को, अपने जो पेस्ट हैं, रैट्स हैं, आपके इंसेक्ट हैं, इन सब से बचाने के लिए। उसके बाद जो आपकी नीम की पत्तियाँ हैं उनको यूज़ करते हैं लोग अपने घर में, जो वीट वगैरह रखे रहते हैं या फिर आपके चावल रखे रहते हैं, उनमें कोई इंसेक्ट वगैरह ना लग जाए, उसके लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, नीम की पत्तियाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्रेन को स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पर स्टोर करते हैं, गोडाउंस में स्टोर करते हैं। उनके साथ केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट वगैरह उस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है ना। अब फूड एनिमल से कैसे मिलता है, अब देखिए, ऐसा नहीं कि केवल और केवल हमें फूड जो है वो केवल प्लांट्स ही देते हैं। प्लांट के अलावा जो एक और है वो आपको एनिमल्स भी फूड प्रोवाइड कराते हैं, और एनिमल्स आपको अलग अलग प्रकार के फूड्स प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे पीपल लिविंग बींग्स हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जैसे कि वो खाने में क्या यूज़ करते हैं, फिश यूज़ करते हैं। फिश आपका एक प्रकार का एनिमल है जो आप खाने में यूज़ कर रहे हो, तो आपको एनिमल भी खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट से भी खाना मिलता है आपको और एनिमल से भी आपको खाना मिलता है। तो प्लांट से जो खाना मिलता है आपको वो आप सीइंग सोइंग करके प्राप्त करते हैं, लेकिन जो एनिमल से जो आपको खाना मिलता है आप डायरेक्टली उसे अपने घर ले जा सकते हैं फार्म से, और प्रॉपर उसे कुक करके आप प्रॉपर उसे खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आप एनिमल्स को अपने घर में ले आते हैं, उन्हें रखते हैं, जैसे कि बफेलो वगैरह, उनका दूध निकालते हैं, उनसे मिले हुए प्रोडक्ट्स को आप क्या करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब आप एनिमल को अपने घर लाते हैं, उसको पालते हैं, पाल के जो सामान उससे मिलता है आपको, जो प्रोडक्ट्स आपको उससे मिलते हैं, आप उनको खाने में यूज़ करते हैं, तो उन एनिमल्स को पालने को क्या बोलते हैं हम, उन एनिमल्स को पालने को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन इसमें क्या होता है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर पाले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सोनल बता रही है कि जो फिश है वो बहुत अच्छा फूड है, हमें इसे खाना चाहिए, इससे हमें विटामिन डी मिलती है, और ये हमारी लिवर ऑयल के इससे हमें कोड लिवर ऑयल मिलता है फिश से, और ये हमें विटामिन डी देने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, ठीक है। तो ये आपके जो आपके व्हाट यू हैव लर्न्ड वाला जो आपका पूरा बॉक्स है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं साइड में, मैं कल आपकी चेक करूँगी, आपसे पूछूंगी भी कि जो जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये सारे कीवर्ड्स आपको डिफाइन के साथ अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करके लेके आने हैं, ठीक है ना। और पूरे के पूरे चैप्टर का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है।